गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं संजीव पोसवाल आपका अपने चहेते यूट्यूब चैनल में द लर्निंग अड्डा में आपका स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और हमारे चैनल को बहुत अच्छे। भाई देखो, ये चैनल वही वाला है, आप सब इसको पहचानते हैं। ये आपको अच्छा लगे तो लोगों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने मित्रों को बताइए कि साहब यहाँ पर बहुत अच्छी करंट अफेयर्स की क्लास चल रही है, जिसमें सिर्फ होते तो 10 क्वेश्चन हैं लेकिन 60 से 70 फैक्ट आपको मिल जाते हैं अमूमन। इससे कम का कोई मतलब नहीं। 17 तारीख का करंट अफेयर्स है। हम शुरू करते हैं। द लर्निंग अड्डा हमारा लोगो है, ठीक है। आप लोग सब समझदार हैं। अब हम आगे समझदारी का परिचय देते हुए आगे कार्य शुरू करते हैं। पहले आती है मोटिवेशनल थीम, और वो भी बहुत बड़े व्यक्ति ने लिखी है जिनका जन्म 12 जनवरी को हुआ था। 12 जनवरी को, जिनकी वजह से हम युवा दिवस मनाते हैं। उन्होंने कहा, संघर्ष जितना बड़ा होगा जीत भी उतनी शानदार होगी। तो समझ लीजिए आप कि संघर्ष निरंतर करना है, संघर्ष करना निरंतर। जो भी रेगुलरिटी है, जैसे अगर आपने आज 4 घंटे की रेगुलरिटी बनाई है ना, 4 घंटे पढ़ना है, तो प्रभु 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। समझ रहे हो? अब इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हमने साहब 4 घंटे की रेगुलरिटी बनाई है और थोड़ी देर में यारी दोस्ती में समोसे खाने चले गए, चाय पीने चले गए। हाँ, इनके लिए समय निकालिए, लेकिन समय होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि साहब मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो 5 से मैं 8 बजे तक पढ़ लूँगा, तो 3 घंटे तो मेरे ये हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद मैं खा पी के थोड़ा सा करके 11 बजे से पढ़ लूँगा, तो 11 से 2 पढ़ लिया। इस तरीके से 3 घंटे। तो ऐसे आप एडजस्ट कीजिए अपने टाइमिंग को, और उस टाइमिंग को किसी के लिए नहीं रखिए। मोबाइल को बंद कर दीजिए। मोबाइल बहुत खतरनाक हो गया। इंस्टाग्राम, फेसबुक बहुत तेज़ चल रहे हैं, मनुष्य से भी तेज़ चल रहे हैं। हाथों की उंगलियाँ उन पर बहुत तेज़ चलती हैं। घंटे 2 घंटे तो ऐसे ही खा जाते हैं वो। तो कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों से दूर रहें, ठीक है, जब तक संघर्ष है। ठीक है, चलिए, स्वामी विवेकानंद का थॉट था। हम आगे चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया। देखो, मिनी रत्न का दर्जा क्यों दिया गया है ये, ठीक है। हाँ, ठीक है, मिनी रत्न का दर्जा दे दिया गया। चलो इसको छोड़ दीजिए, ये क्या है। यहाँ पर हिंदुस्तान शिपयार्ड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया। यहाँ से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है। कब दिया गया? तो 14 अक्टूबर 2025 को दिया गया। 14 अक्टूबर 2025 को दिया गया। 14 अक्टूबर 2025 को दिया गया, ठीक है। मिनी रत्न का दर्जा, ठीक। मिनी रत्न का दर्जा का मतलब क्या होता है? 3 प्रकार की कंपनियां होती है महारत्न, आज ये बताएंगे हम। दूसरी होती है नवरत्न, तीसरी होती है मिनी रत्न। 3 प्रकार की कंपनी। कितनी कितनी है 2025 तक, इसके बारे में हम डिस्कस कर लें। तो एआई की गहराई में गोता लगाने चल रहे हैं, आओ, ठीक। घुमा के लाते हैं आपको एआई में। पहली बात है महारत्न कंपनियां। देखो, महारत्न ही पढ़नी है। इनके लिए पहले तो कंडीशन पढ़ लीजिए, पहले है कितनी ये देख लीजिए। तो ये इस समय 2025 तक 14 कंपनियां हैं। कितनी बड़ी कंपनियों के नाम आप सुन रहे हैं, जैसे गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल, 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 भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, सेल इंडिया अथॉरिटी लिमिटेड, ठीक है। और ओएनजीसी, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एक आध और जोड़ ली, कोल इंडिया लिमिटेड। ये कुल मिलाकर 14 कंपनियां हैं। 14 कंपनियां, जितनी बड़ी कंपनियां हैं, ये सारी की सारी महारत्न कंपनी। ये महारत्न कंपनी के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं, इसको याद कर लीजिए। महारत्न वाला पूछा जाता है। कंडीशन सुनिए सबसे पहले। एक तो भाई जाहिर सी बात है, महारत्न कंपनी होगी तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। क्या का दर्जा प्राप्त होना चाहिए? नवरत्न कंपनी का, नवरत्न कंपनी का दर्जा, ठीक। पहली बात। सेकंड वन, 3 वर्षों में, अरे हाँ भाई, हमारी टी रह गई है, मॉर्निंग टी विद मी, तब भूल जाते हैं यार हम भी। हाँ, 3 वर्षों में कंपनी का वार्षिक, एनुअली, लगातार कारोबार 25,000 करोड़ का हो। तीसरी, ये सारी कंडीशन हो तब ना, पिछले 3 वर्षों में
निवल संपत्ति, नेट प्रॉपर्टी कंपनी की 15,000 करोड़ होनी चाहिए। चौथा, शेयर मार्केट में सूचीबद्ध हो। ठीक, अब नवरत्न की कंपनी कितनी है भाई? नवरत्न है इस समय मिनी रत्न, मिनी रत्न कितनी है? मिनी रत्न 73 कंपनी। ठीक, मिनी रत्न 13 कंपनी। इसको याद रखेंगे, ये बहुत जरूरी है कि महारत्न कंपनी कभी कभी पूछ लेता है कौन कौन सी चीजें उसके लिए होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है फिक्की के नवनिर्वाचित चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? ये कल ही बने हैं साहब, इसको याद कर लीजिए, अनंत गोयनका, इंपॉर्टेंट है। अब फिक्की है क्या? FICCI, फिक्की। अब इसकी फुल फॉर्म में लिखता जा रहा हूं, मेरे साथ इसको, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये फिक्की की है फुल फॉर्म। फिक्की क्या है? एक ऐसी संस्था है, उद्योगपति की संस्था। उद्योगपति की संस्था है। क्या है इसमें? इसमें यह है कि जो लोग भी उद्योग करने जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए PM गए या कोई मिनिस्टर गया कहाँ विदेश में, तो उनके साथ फिक्की के लोग जरूर जाते हैं। अगर कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात चल रही, ठीक है, बात आ रही समझ में? नहीं आ रही? आ गई? तो जितने लोग हैं वो जाएंगे जरूर, उनके साथ ये लोग जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, चाहे कोई भी जाए, जाएंगे जरूर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रमंडल के कार्यकारी बोर्ड ने किस शहर को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की सिफारिश की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलने वाला भैया भारत को, अहमदाबाद में मिलेगा। ठीक है, असल में मैं आप लोगों को बता दूं कि राष्ट्रमंडल खेल हैं क्या। राष्ट्रमंडल के बारे में मैं आप लोगों को पहले भी चर्चा कर चुका हूँ। राष्ट्रमंडल खेल हैं क्या? राष्ट्रमंडल है क्या? राष्ट्रमंडल वो है जो देश ब्रिटेन के गुलाम रहे थे, उनका समूह है। उनका समूह, पहली बात। दूसरी चीज, राष्ट्रमंडल है क्या? और राष्ट्रमंडल में जो ब्रिटेन के गुलाम रहे थे उनका समूह तो है ही। अब अगर हम बात करें तो इसको जो भारत को मेजबानी मिलेगी 2030 की मिलेगी। और एक चीज और याद रखिए, भारत को 2030 की मिलेगी। 2010 में भारत ने पहले कराए थे राष्ट्रमंडल खेल, हैं? किसकी सरकार थी? मनमोहन सिंह की। कहाँ हुए थे? दिल्ली में हुए थे। बहुत बारिश पड़ी थी साहब, हम भी दिल्ली में थे उस समय, बहुत बारिश पड़ी थी, बड़ी मुश्किल से जो है क्या कहते हैं एडजस्टमेंट हुआ था यहाँ। तो राष्ट्रमंडल खेलों की जो है ये बात है। ठीक, अब भारत एक और कर रहा है। भारत कह रहा है कि 2036 की ओलंपिक की मेजबानी और किसे मिल जाए? अहमदाबाद को, इसके लिए वो सिफारिश कर रहा है। तो याद रखें 2036 भी हम ला सकते हैं अपने यहाँ। और पहला वाकया होगा जब पहली बार हमें 2036 की ओलंपिक की मिलेगी और राष्ट्रमंडल की दूसरी मिलेगी, सेकंड, याद रखेंगे सेकंड है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ठीक, अच्छा ये भी याद रखना 2026 के कहाँ हो रहे हैं? 2026 के राष्ट्रमंडल खेल या कॉमनवेल्थ गेम कहते हैं इसको, खेल कहाँ हो रहे हैं? ग्लासगो, हाँ, स्कॉटलैंड। ठीक है, और स्कॉटलैंड में ही ये डिसाइड होगा कि कहाँ दी जाएगी। तो स्कॉटलैंड में ही भारत को मिलेगी, मिलना तय है।
ये बहुत बढ़िया आ गया भाई। अब ये किसी को रिंग दे देना, पहले तो मैं आपको रिंग दिखा दूँ, किसी को रिंग देंगे और आजकल चलता है अब ये गिफ्ट में रिंग देंगे एक दूसरे को, ठीक है, बड़ा चल रहा है, हम सब लोग जानते हैं इस चीज़ को। तो ऐसी वाली रिंग दे दो, फिर उसके बाद पता चलेगा कि रिंग का महत्व क्या है। ये रिंग बन गई भाई, ये रिंग बहुत बढ़िया वाली है। देखो ये रिंग, ये देखो मैंने आपको बताया, ये देखो ये क्या दिखा रहा है, हार्ट बीट दिखा रहा है, ये आपके पैरों के स्टेप्स दिखा रहा है। और ये देखो ये क्या दिखा रहा है, ये है ये पेन में, ये क्या, उंगली लगाओ पैसे निकालो। तो इसका मतलब ये बहुत बढ़िया चीज़ आ गई। ये बहुत बढ़िया चीज़ क्या आ गई, ये हेल्थ को भी देख रहा है और रिंग के माध्यम से भुगतान किया जाता है। तो रिंग किया जाता है, देखो मैंने अभी बता दिया, पीओएस के माध्यम से, पीओएस मशीन है ये, ठीक है, इस मशीन के माध्यम से किया, टर्मिनल को टैप करके किया जाता है, ये रिंग को पहनो और किया जाता है। ये बना दी गई है आईआईटी मद्रास के एक वो है स्टार्टअप है जिसका नाम है म्यूज़ वेयरबल्स, इसने बनाया है, ठीक है। मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल बता देता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। देखो आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप म्यूज़ वेयरबल्स, हो गया, वेयरबल्स ने बनाई, ने बनाया ये रही, ये विदेशों में भी दी जाएगी। मतलब विदेशों तक सप्लाई होगी भाई, बहुत क्रांतिकारी चीज़ बना दी। एनपीसीआई, इससे हमारा पेमेंट होता है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इससे सारा पेमेंट होता है, यूपीआई भी यही चलाता है हमारा, ये वाली संस्था, इससे ये जुड़ा रहेगा। पहली बात, इसमें क्या होगा, हेल्थ के लिए, हेल्थ और पैसा निकालना या पैसा ट्रांसफ़र के लिए है ये। क्या क्या है इसमें ये भी देख। नंबर 1 पैसे के लिए ट्रांसफ़र है, हेल्थ के लिए, ठीक है, पैसा ट्रांसफ़र के लिए है। हाँ और क्या है भाई, और क्या है, और क्या, हाँ एक चीज़ और बताने वाला था मैं आप लोगों को, क्या बताने वाला था, क्या बताने वाला था, हाँ ये कार्ड, इसमें ना तो कार्ड की ज़रूरत नहीं है, कार्ड कोमा वॉलेट, पर्स, फ़ोन, किसी की आवश्यकता नहीं है, उंगली लगाओ पैसे गायब की आवश्यकता, ठीक है। दे दो अब गिफ्ट, देखते हैं कौन कौन देता है, अपनी रिंग दे दो, है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने आप लोगों को दिखा दी, पुरानी देख लीजिए, ये दो रिंग है, ये रिंग बनाई गई है, इसमें आप इस तरीके से कुछ भी बना लीजिए, ये रिंग है बहुत अच्छी है, और आप पहनिए और पेमेंट कीजिए, ठीक है। आने वाले टाइम में ये आपको दिखाई देने वाली है, ठीक है। इसकी अभी बनाइए कल। विश्व खाद्य दिवस हर साल मनाया जाता है साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य दिवस हर साल मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 16 अक्टूबर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मनाया जाता है 16 अक्टूबर 1945 को, चलो पहले हम इसके बारे में बात कर लें। देखो इसकी थीम याद रखिए, हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर। ये देखो पीआईबी, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की थी, मैं वहाँ से लेकर आया हूँ, वर्ल्ड फूड डे 2025। तो अगर प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो कह रही है तो वो प्रमाणिक है। तो हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर, इसको याद रखेंगे, थीम है इस बार की, थीम, ये थीम आ जाती है ऐसी जगह। क्या है इसके बारे में बात करते हैं। 16 अक्टूबर, ये डेट याद रखेंगे, 1945 को FAO की स्थापना हुई, जो वर्तमान मतलब समझ रहे हो, आज वर्तमान में यूएनओ की ब्रांच है, यूएनओ से जुड़ा है, जो पूरे विश्व को क्या देता है, खाद्य सप्लाई करता है। अगर कहीं पर युद्ध हो रहा है, कोई समस्या है, बाढ़ है या कुछ है, तो FAO का फूड देना ही देना है उसको। इसीलिए इसने क्या कहा है, हैंड इन हैंड बेटर फूड एंड बेटर फ्यूचर, ठीक है, यूएनओ से जुड़ा है। अब आगे बात करते हैं और क्या बात है इसके।
इसकी फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर रोम, इटली में। तो अब यूएनओ ने इसको मान्यता दे दी है। यूएनओ ने मान्यता बहुत पहले दे दी, सन 80 में दे दी थी। ये है वर्ल्ड फूड डे पर, वर्ल्ड फूड ठीक। चलिए आगे चलते हैं हम। दुनिया में HIV, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस के कारण माँ से बच्चे को संचरण को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया? ये याद रखिए। मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है उसके बाद उसको ये संक्रमण हो जाते हैं। HIV भी होने की संभावना रहती है, हेपेटाइटिस, HIV तो जानते ही हो आप, एड्स जिसको कहा जाता था, हेपेटाइटिस और सिफिलिस, ये 3 बीमारी ऐसी हैं जो बच्चे से माँ से बच्चे में आने की संभावना रहती है। तीनों को ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। दुनिया का पहला देश, ये समझ लीजिए, ये ऐसी क्रांति ला दी स्वास्थ्य में मालदीव ने, जिसकी उम्मीद नहीं थी मालदीव ने। तो चलो मालदीव के बारे में, श्रीलंका की हमने पहले बता दी थी, श्री जयवर्धनेपुरा है राजधानी। मालदीव की माले, सिंगापुर की सिंगापुर सिटी, ठीक है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, ठीक, तो याद रखेंगे। ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला QR कोड आधारित कियोस्क कहाँ लगाया, लॉन्च किया गया है? ये भैया देखो वहीं लगाया जाएगा जहाँ जहाँ चलान ज़्यादा होते हैं। तो गुरुग्राम में चलान ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर जो ओवर स्पीडिंग और ड्रिंक एंड ड्राइव और बहुत सारे चलान होते हैं, वहाँ पर रेड लाइट को जंप करने के चलान होते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हो रही थी लोगों को। उन्होंने कहा QR कोड लगा देते हैं, बोले लो पैसे डालो और आगे चल जाओ, ठीक है। ये एक नया इनोवेशन है, ठीक। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया की सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? सबसे सुरक्षित बैंक, आप उसके अंदाज लगाते, DSB बैंक। DSB बैंक एशिया की सबसे सुरक्षित बैंक है, इन सबको नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड और चार्टर्ड बैंक नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सबसे ज़्यादा इसकी है। अच्छा, कोई क्वेश्चन आने लगे, भारत में किस किस विदेशी ब्रांच की सबसे ज़्यादा बैंक की शाखाएं हैं? तो भारत में स्टैंडर्ड एंड चार्टर्ड की, भारत में स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की सर्वाधिक शाखा है, सर्वाधिक शाखा, ठीक। ये तो हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, DSB बैंक हो गया, ये हो गया, तो बात खत्म हो गई यहाँ पर। अगर हम और करें और करें और बात करें, हाँ एक चीज़ और याद रखेंगे, थोड़ी सी AI में चलते हैं, हल्की सी AI में, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का से, एक इफेक्ट बताएंगे। फैक्ट ये है कि दुनिया में पहला ATM, दुनिया का पहला ATM, फर्स्ट ATM बनाने वाली, कमेंट सेक्शन में ATM की फुल फॉर्म बताना भाई, बनाने वाली बैंक, इसका नाम है दुनिया की फर्स्ट बार्कलेज बैंक, ठीक है, दुनिया की बार्कलेज बैंक। नाइंग जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। असल में ये एक हाइड्रो पावर है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा विवाद चल रहा है, इसलिए चर्चाओं में आ गई है, आ सकती है। नाइंग जल विद्युत परियोजना का हाल में रिजर्व बैंक ने के अनुसार भारत के किस राज्य ने UPI में सबसे ज़्यादा लेन देन प्रति व्यक्ति उपयोग की तीव्रता से अधिक है? सबसे ज़्यादा लेन देन UPI से किस राज्य ने करा है? तो हमारे साथ तेलंगाना जी निकल के आ गए। तेलंगाना ने कहा कि बोले भाई हम करेंगे, ठीक है, हम लेंगे देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इस पर है, RBI ने ये बोला है। ये आगे देखते हैं। थैंक यू फॉर माय चैनल, योर चैनल, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए भाई दोस्तों, ठीक है, और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद आपका।